दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार के बजट 2026-27 के बारे में। बजट क्या है? तो बजट एक फाइनेंशियल प्लान है, यानी सरकार तय करती है कि आने वाले साल में पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ खर्च होगा। सरल शब्दों में यह देश के विकास और ग्रोथ का रोड मैप है। जैसे एक परिवार अपनी इनकम का प्लान बनाता है, कितना खाने पर, कितना एजुकेशन पर, कितना सेविंग्स में, ठीक वैसे ही बजट देश के पैसे का प्लान है। अगर हम सरल शब्दों में देखें तो बजट में ये होता है कि पैसा कहाँ से आएगा, मतलब इनकम कहाँ से आएगी, और एक्सपेंडिचर कहाँ पे होगा, मतलब पैसा खर्च कहाँ पे होगा। बजट के टाइप्स की बात करते हैं तो रेवेन्यू और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट को हम कहते हैं राजस्व बजट। जैसे डेली गवर्नमेंट एक्सपेंसेस के लिए, जैसे कर्मचारी सैलरी देना, पेंशन्स देना, सब्सिडीज़ देना, ये सारी चीज़ें। और कैपिटल बजट का मतलब होता है पूंजीगत बजट, जो जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल नई सड़कें बनाना, रेलवेज़, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, ये आते हैं। चलिए अब देखते हैं कि पैसा आता कहाँ से है और खर्च कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पैसा आ कहाँ से रहा है। जैसे मान लो सरकार को 100 रुपये मिल रहे हैं, तो 100 रुपये में से कितने रुपए कहाँ से मिल रहे हैं हम ये देखेंगे। तो सबसे पहला है बोरोविंग एंड लाइबिलिटीज़। इससे 24 रुपये मिल रहे हैं, मतलब 24% जो है बोरोविंग और लाइबिलिटीज़ से हैं। सेकेंड नंबर पे इनकम टैक्स से मिल रहे हैं, जो कि 21 रुपये हैं, यानी कि 21%। एंड थर्ड नंबर पे कारपोरेट टैक्स 18%। फोर्थ नंबर पे जीएसटी एंड अदर टैक्सेस, जो कि 15% है। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर, यानी पैसा कहाँ खर्च होता है। मतलब अगर 100 रुपये सरकार के पास हैं, तो वो कितने रुपए कहाँ पे खर्च करेगी हम ये देखेंगे। तो पहला है स्टेट टैक्स शेयर, 22% स्टेट टैक्स शेयर है। एंड सेकेंड नंबर पे इंटरेस्ट पेमेंट, जिसमें 20% है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसमें 17% है। डिफेंस 11%। और पाँचवें नंबर पे है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो कि 8% है। और एक्सपेंडिचर के बाद समझते हैं बजट का थीम क्या था। तो बजट का थीम यूआर ड्रिवन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब यूथ ड्रिवन। इस बजट को यूथ ड्रिवन बोला गया है, और इंक्लूसिव ग्रोथ। और इसका फोकस था गरीब, पिछड़े और अंडर प्रिविलेज्ड। मतलब इसका अप्रोच है नो स्लोगन्स, नो जिमिक्स, सिर्फ रिफॉर्म और एक्शन। इस बार का जो हमारा बजट है वो 3 कर्तव्यों पर बेस्ड है। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था सप्तऋषि का कॉन्सेप्ट, वैसे ही इस बार 3 कर्तव्य। पहला कर्तव्य है इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सीलरेट करना, और दूसरा कर्तव्य है लोगों की कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करना, और तीसरा कर्तव्य है इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर करना, ताकि लास्ट माइल पे फोकस किया जा सके, मतलब अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इन कर्तव्यों को हासिल करने के लिए हमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, मजबूत फाइनेंशियल सेक्टर की, जैसे बैंकिंग, शेयर मार्केट्स, इनकी ज़रूरत होगी, और तीसरा एआई सपोर्ट और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी। अब हम बात करेंगे प्रथम कर्तव्य की, जिसमें एक्सीलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात की गई है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि विनिर्माण एवं उद्योगों पे फोकस किया गया है। मतलब भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए और यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्केल अप करने के लिए 7 स्ट्रैटेजिक क्षेत्रों में बांटा गया है विनिर्माण उद्योग को। अब हम देख लेते हैं एक बार कि प्रथम कर्तव्य के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। तो पहला है बायोफार्मा शक्ति योजना, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ओडिशा, केरला, आंध्र, तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर, 3 केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे, निर्माण और उपकरण योजना, कंटेनर विनिर्माण योजना, 200 विरासत औद्योगिक क्लस्टर्स, टेक्सटाइल सेक्टर, ग्राम स्वराज और खेल संबंधी उपकरण। बात करते हैं बायोफार्मा शक्ति के बारे में। इसमें क्या है कि ज्ञान, मतलब नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल उन्नति की रणनीति तैयार करना। इस योजना में आने वाले 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें कैंसर, डायबिटीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ के उपचार हेतु भारत को ग्लोबल बायोफार्मा सेंटर बनाना,
अब यहाँ पे बायोफार्मा का तो मतलब पता है, बट शक्ति का मतलब होता है, शक्ति मतलब SHAKTI, शक्ति का मतलब होता है स्ट्रैटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। मतलब इसके फुल फॉर्म से ही समझ में आ रहा है कि ये किस लिए बनाई गई है, स्ट्रैटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज एंड इनोवेशन, नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है। बायोलॉजिक्स के घरेलू उत्पादन हेतु इकोसिस्टम बनाना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। और सेकेंड चीज़, हेल्थ के लिए ही 3 नए नाइपर का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। मतलब पहले से 7 पहले से एग्जिस्टिंग हैं और हम 3 नहीं बनाएंगे, और जो 7 पहले से हैं उनका एडवांसमेंट किया जाएगा ताकि वो वैश्विक मानक के हिसाब से काम कर सकें। अब हम बात करते हैं दूसरा, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के बारे में। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो भारत को सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बनाना और एक मजबूत सप्लाई सिस्टम बनाना, और सेमीकंडक्टर के मामले में एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और नेक्स्ट है ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाना, जिससे आयात निर्भरता को कम किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है 3 केमिकल पार्क स्थापित करना, जो कि प्लग एंड प्ले मॉडल के तहत होंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में क्या बोला गया है। जैसे इसमें कुछ स्कीम्स चलाई गई हैं। सबसे पहले तो जो टेक्सटाइल सेक्टर है ये एक श्रम प्रधान सेक्टर है, मतलब श्रम प्रधान क्षेत्र है, और इसमें सबसे पहली जो स्कीम है नेशनल फाइबर स्कीम है, जिसमें जो फाइबर्स हैं चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो, इनको टेक्नोलॉजी के थ्रू भारत को आत्मनिर्भर बनाना टेक्सटाइल सेक्टर में। ठीक है। सेकंड जो है टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम। थर्ड जो है नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम। एंड फोर्थ जो है वो टैक्स इको इनिशिएटिव, वस्त्र उद्योग से रिलेटेड है। मतलब ये याद रखना कि टैक्स इको इनिशिएटिव जो है वो वस्त्र उद्योग से रिलेटेड है। और पांचवा है समर्थ 2.0, वस्त्र कौशल परिवेश के आधुनिकीकरण के लिए। मतलब जो स्किल सिखाई जाती हैं इसमें, उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए समर्थ 2.0 योजना लाई गई है। और 6 है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, ये भी वस्त्र उद्योग से ही रिलेटेड है, मतलब टेक्सटाइल सेक्टर से ही रिलेटेड है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे MSME के बारे में। तो क्रिएटिंग चैम्पियंस MSME, तो इसमें क्या करेंगे कि उच्च क्षमता वाली MSME को प्रोत्साहित करेंगे और इनको ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएंगे, मतलब कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, जिसके लिए 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड बनाया गया है। एंड सेल्फ रिलायंस इंडिया फंड के तहत 2,000 करोड़ सहायता देंगे SME क्षेत्र के लिए, मतलब सूक्ष्म उद्योगों के लिए। और तीसरा है कारपोरेट मित्र, जो कि MSME से ही रिलेटेड है। कारपोरेट मित्र में क्या होगा कि उद्यमों को मार्गदर्शन दिया जाएगा, परामर्श दी जाएगी और इनको एकीकृत किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा। बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ग्रोथ कनेक्टर के रूप में बुनियादी ढांचा, तो इसमें क्या है कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के बारे में पहले बात की गई है, मतलब पब्लिक कैपेक्स। ठीक है। तो पब्लिक कैपेक्स जो था वो लास्ट ईयर 11.2 लाख से बढ़ कर के अभी प्रेजेंट में 12.2 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है। अब सस्टेनेबल मूवमेंट ऑफ कार्गो, मतलब थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है ये। तो सस्टेनेबल मूवमेंट ऑफ कार्गो, तो इसमें क्या करेंगे, नए डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जो कि डानकुनी सूरत से लेकर के, डानकुनी कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में हुगली ज़िले में स्थित है। तो डानकुनी से लेकर के सूरत तक। ठीक है। और उड़ीसा में, मतलब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत ही, कि उड़ीसा में नेशनल वाटरवे 5 का निर्माण किया जाएगा, जो कि जैसे तालचर और आंगुल ये यहाँ के खनिज समृद्ध क्षेत्र हैं, और कलिंगा नगर ये इंडस्ट्रियल सिटी है। और इन सबको कनेक्ट करने के लिए
मतलब पारादीप और धमरा वहाँ का बंदरगाह है, जिनको कनेक्ट किया जाएगा, जोड़े जाएंगे, पत्तनों को जोड़ेंगे, ठीक है, ये है। और इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड विनिर्माण चरण के दौरान अंशकालीन क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगा ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिटी इकोनॉमिक रीजन CER। सरकार ने विशिष्ट विकास कारकों के आधार पर शहरों का मानचित्रण, मतलब शहरों की मैपिंग की जाएगी करने हेतु। CER पहल मतलब शहरों की मैपिंग करने हेतु, मतलब विशिष्ट विकास कारकों के आधार पर शहरों की मैपिंग करने हेतु CER पहल, सिटी इकोनॉमिक रीजन पहल शुरू की गई है, जिसमें क्या होगा कि आने वाले 5 वर्षों में प्रत्येक CER मतलब प्रत्येक सिटी इकोनॉमिक रीजन के लिए 5,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने का प्रावधान किया गया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 7 हाई स्पीड रेल, मतलब 7 हाई स्पीड रेल के व्यवस्था की जा रही है, जिसमें सबसे पहला है मुंबई टू पुणे, दूसरा है पुणे टू हैदराबाद, तीसरा है हैदराबाद टू बेंगलुरु, चौथा है हैदराबाद टू चेन्नई, पांचवा है चेन्नई टू बेंगलुरु, छठा है दिल्ली टू वाराणसी और सातवां है वाराणसी टू सिलीगुड़ी। तो पहले कर्तव्य में लास्ट है इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक पॉइंट है, कार्बन कैप्चर के बारे में बात की गई है, जिसमें क्या है कि स्टील और सीमेंट क्षेत्र के डीकार्बनाइजेशन की बात हुई है, जिसमें हम आने वाले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर करेंगे। हम बात करेंगे दूसरे कर्तव्य के बारे में, जो कि टू फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ पीपल एंड बिल्ड देयर कैपेबिलिटीज। अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला कि लास्ट एक दशक से सरकार के प्रयास से लगभग 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। एंड सेकेंड हम बात करेंगे ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में। ऑरेंज इकोनॉमी में काफ़ी फोकस किया गया है। तो ऑरेंज इकोनॉमी क्या है कि जो मतलब कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं और जो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स, AVGC क्षेत्र इसको हम बोलते हैं। AVGC का फुल फॉर्म होता है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र के बारे में बात हुई है। तो ऑरेंज इकोनॉमी मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स, इन सब के बारे में बात हुई है। स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं। तो AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित किए जाएंगे, जिसमें ये बोला गया है कि 15,000 माध्यमिक विद्यालय में और 500 महाविद्यालय में, मतलब 15,000 माध्यमिक विद्यालय में और 500 महाविद्यालय में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित किए जाएंगे। और इसको जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के हेल्प से किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। अब ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी है, ये मुंबई में स्थित है। अब हम सेकंड कर्तव्य के अंतर्गत ही टूरिज्म की बात करते हैं, स्पेशली जो पर्यटन क्षमताएं हैं उसकी बात करेंगे। तो पर्यटन में क्या है ना कि GDP में हिस्सेदारी जो है पर्यटन की 5.22% है, और अगर हम डायरेक्टली देखें तो ये 2.72% है। और रोजगार जो मिलता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ से जनरेट होता है, वो है 13.34%। और ये आंकड़े जो हैं ये पर्यटन मंत्रालय के हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पर्यटन क्षमताओं में वृद्धि हम कैसे करेंगे, स्किल डेवलप करके करेंगे। तो इसमें इन्होंने एक संस्थान स्थापित करने की बात की गई है, जैसे राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान जिसको बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, और ये यूपी के ग्रेटर नोएडा में है। ये हमारे यूपी से रिलेटेड है, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे टूरिस्ट गाइड अपस्किलिंग प्रोग्राम होगा, जिसमें 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10,000 पर्यटन गाइडों के प्रशिक्षण की बात की गई है। मतलब 12 सप्ताह तक इनको प्रशिक्षित किया जाएगा, चाहे वो कक्षा प्रशिक्षण हो, फील्ड प्रशिक्षण हो, डिजिटल मॉड्यूल से रिलेटेड हो, तो इनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर, याद रखना है। उसके बाद नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी। मतलब संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत स्थलों का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा, जो शोधकर्ताओं एवं कंटेंट क्रिएटरों, इतिहासकारों एवं पर्यटन क्षेत्र के लिए संसाधन उपलब्ध कराएगा। ठीक है। और पर्यटन से रिलेटेड ही विशिष्ट ट्रेल्स की बात की गई है। ठीक है, जिसमें माउंटेन ट्रेल्स,
मतलब माउंटेन ट्रेल्स का मतलब जो पहाड़ी राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। टर्टल ट्रेल्स जहाँ पे टर्टल्स पाए जाते हैं जैसे उड़ीसा, कर्नाटक, केरल। बर्ड वॉचिंग ट्रेल जो पुलिकट झील में स्थित है। तो ऐसे ट्रेल्स स्थापित की जाने की बात की गई है, स्पेशल ट्रेल्स। टूरिज्म सेक्टर के अंतर्गत ही विरासत स्थल, जिसमें 15 पुरातात्विक स्थलों, इमर्सिव स्टोरी टेलिंग टेक्निक के साथ अनुभवात्मक गंतव्यों के रूप में विकसित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल धौलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, लेह आदि, चन्नलूर, सारनाथ, हस्तिनापुर। अब हम बात करते हैं बौद्ध सर्किट का विकास पूर्वोत्तर भारत में किया जाएगा। मतलब बेहतर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमारे पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 6 राज्यों में बौद्ध सर्किट का विकास किया जाएगा, जिससे वहाँ पे कनेक्टिविटी बेहतर होगी और टूरिज्म भी बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा। अब हम पूर्वोदय राज्यों की बात करेंगे, जिसमें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे एक एक पर्यटन स्थल बनाए जाएंगे जिनका केंद्र होगा दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में। और गवर्नमेंट ने बोला है कि यहाँ पे 4000 इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलाई जाएंगी, जिससे सुगम पहुंच सुनिश्चित हो सके और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल टूरिज्म की, जिसमें ग्लोबल हब फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटी, जिसमें 5 क्षेत्रीय चिकित्सा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसको कहते हैं रीजनल मेडिकल हब्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं खेलो इंडिया मिशन की, जिसमें एकीकृत प्रतिभा विकास, कोच क्षमता निर्माण, खेल विज्ञान का समावेशन और अवसंरचना विकास पे फोकस किया गया है। अब हम हेल्थ सेक्टर की बात करें बजट में, तो 1 लाख AHPs का मतलब होता है एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स। अगले मतलब गवर्नमेंट का टारगेट है कि अगले 5 वर्षों में हम 1 लाख AHPs स्थापित करेंगे, मतलब एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स। ठीक है। और 3 नए आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और निम्हांस 2 मतलब मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो निम्हांस 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। और 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेंड किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की, तो स्टेम यानी कि STEM क्षेत्र में व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण, मतलब VGF की हेल्प से प्रत्येक जिले में एक एक गर्ल्स हॉस्टल स्थापित करना। और सेकेंड पॉइंट है हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमिटी बनाई गई है, जो ग्लोबल कंपटीशन के लिए डायरेक्शन देगी कि मतलब हमें ग्लोबली compete करने के लिए एजुकेशन सेक्टर में क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं अंतिम कर्तव्य, तीसरे कर्तव्य की, सबका साथ सबका विकास। तो सबसे पहला पॉइंट है कि किसानों की आय में वृद्धि करना, जिसके तहत भारत विस्तार, मतलब भारत विस्तार में विस्तार का जो फुल फॉर्म है वो है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, जो कि एक मल्टीलिंगुअल AI टूल है जो ये बताता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो दक्षता है उसको कैसे बढ़ाना है और जो फार्मर्स जो डिसीज़न लेते हैं उनके डिसीज़न को बेटर कैसे बनाना है, प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है, और किसानों को सही जानकारी दी जाती है उनके एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो भारत विस्तार क्या है, एक मल्टीलिंगुअल AI टूल है, और भारत विस्तार में विस्तार का फुल फॉर्म होता है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट पॉइंट है शी मार्ट, SHE मार्ट्स। शी मार्ट में शी का फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर, मतलब ये रूरल वुमेन्स के लिए है। इसमें क्या होता है, क्लस्टर संघों के भीतर समुदाय स्वामित्व वाले खुदरा केंद्र। अब नेक्स्ट पॉइंट है शी मार्ट, SHE मार्ट्स। शी मार्ट में शी का फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर, मतलब ये रूरल वुमेन्स के लिए है। इसमें क्या होता है, क्लस्टर संघों के भीतर समुदाय स्वामित्व वाले खुदरा केंद्र। नेक्स्ट पॉइंट है मत्स्य पालन एवं पशुपालन। तो मत्स्य पालन और पशुपालन के तहत
500 जलाशय का विकास किया जाएगा, मतलब 500 जलाशय का समग्र विकास किया जाएगा मछली पालन के लिए। और एफपीओज को सशक्त बनाया जाएगा। एफपीओ का मतलब होता है किसान उत्पादन संगठन। पशु चिकित्सक की संख्या 20,000 से बढ़ाई जाएगी, मतलब 20,000 से ज़्यादा की जाएगी। अब हम हाई वैल्यू एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो हाई वैल्यू एग्रीकल्चर के तहत तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन, कोको, काजू, इन सब की फसलों को प्रोत्साहन देना और उत्तर पूर्व के अगर उत्पादन को बढ़ाना और नारियल संवर्धन कार्यक्रम लागू करना। अब हम बात करते हैं दिव्यांगजन सहयोग योजनाएं। तो दिव्यांगजनों के सहयोग के लिए काफ़ी योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे दिव्यांग कौशल योजना। इसमें क्या किया जाएगा, इनको स्किल्ड किया जाएगा। जो हमने बात की थी एवीजीसी के बारे में, जो कि ऑरेंज इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो उसमें इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं। इनको भी मतलब सिखाया जाएगा ताकि ये अपने पैर पे खड़े हो सके। और दूसरा है दिव्यांग सहारा योजना, जिसमें रिसर्च से रिलेटेड है और ये कृत्रिम अंग निर्माण को प्रोत्साहित करता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं निवेश एवं उद्योग के बारे में। तो भारतीय डेटा सेंटर के माध्यम से वैश्विक क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक कर अवकाश यानी कि टैक्स हॉलिडे मिलेगा और ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स के लिए अवकाश 10 वर्ष से बढ़ाकर के 20 वर्ष कर दिया गया है। हम बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 को ख़त्म कर दिया गया है, मतलब समाप्त कर दिया गया है और उसकी जगह पे इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2025